उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो मुहिम की शुरुआत वजीर आला योगी आदित्यनाथ की। इस मुहिम के तहत योगी आदित्यनाथ ने तमाम अरकान असम्बली को एक एक स्कूल गोद लेने की हिदायत दी है। स्कूलों में असातिज़ा की तैनाती को यकीनी बनाया जाएगा। साथ ही तलबा को यूनिफॉर्म के साथ जूते और मोजे भी फराहम किए जाएंगे। इस मुहिम के तहत स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम किए जाएंगे। इस मनसूबे का मकसद उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 100% इंदराज को यकीनी बनाना है। आज प्रदेश सरकार स्नातक प्रास्नातक के सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रही है। लेकिन हम सबको शिक्षा की सबसे बेसिक यानी जो सबसे आधारभूत इकाई है बेसिक शिक्षा, इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2 वर्ष के अंदर स्कूल का मुंह न देखे हों और अब स्कूल जाने में उनको थोड़ा आलस आ रही हो, और इसलिए तय किया गया कि हमें फिर से स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम के साथ हर एक बच्चे को जोड़ना होगा, हर एक परिवार को जोड़ना होगा और कोई बच्चा छूटने न पाए। इसके लिए समाज को एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। गाजियाबाद के जासना देवी मंदिर के महंत स्वामी यति नरसिम्हानंद की मुश्किलात एक बार फिर बढ़ सकती हैं। इल्जाम है कि यति नरसिम्हानंद ने इतवार को दिल्ली के बरारी में मुनक़िदा हिंदू महापंचायत से खिताब करते हुए इश्तिआल अंगेज तकरीर की। उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ तैयार रहने की बात की थी और कहा कि अगर हिंदू कमजोर हो गए तो 2029 तक एक एक मुसलमान वज़ीर आज़म होगा। एक महापंचायत थी हिंदुओं की, मैं उसमें गया और मैंने वहाँ हिंदुओं से कहा कि वह जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं 2029 में, 2034 में, 2039 तक भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो मेरा अपना अनुमान है कि 50% हिंदू अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा और 10% हिंदू जो बचेंगे वो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। मतलब अगले 20 सालों में सब खत्म हो जाएगा। तो मैंने हिंदुओं से सिर्फ इतना कहा कि हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। वहाँ पे कई सौ पुलिस वाले थे, अगर परमिशन नहीं तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे वहां पे? फिर पुलिस वालों को पहले रोकना चाहिए था। अब पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों को पहले रोकना चाहिए था। पुलिस वाले तो बहुत बड़ी तादाद में थे वहां पे। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर लोगों की जानिब से शिकायत जारी हैं। अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत को घेरने के लिए एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी ने तिलक हॉल से जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम मजिस्ट्रेट को सौंपकर महंगाई पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। केंद्र सरकार ने चुनाव तक पेट्रोल और डीजल और प्राकृतिक गैसों के दाम तो नहीं बढ़ाए, लेकिन उसके बाद षड्यंत्र के तौर पर जैसे ही चुनाव जीतते हैं जनता पे लोड पूरा बोझ डाल दिया। 80 पैसे प्रतिदिन दाम बढ़ाए जा रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है और कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध की वजह से 0.5% कच्चा तेल यूरोप से ये आयात करती है भारत सरकार, और ये जनता के बीच में झूठ फैला रहे हैं, जनता पे जुल्म कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इस गुमराहियत से जनता को निजात दिलाने के लिए एक कांग्रेस जनों ने सड़क से तिलक हॉल से मार्च करते हुए जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में आकर प्रदर्शन किया है। महामहिम के नाम, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है, उनसे निवेदन किया है कि आप इन दामों को वापस कराएं। जिला प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज में 3 दिन पहले एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव ने नायब नाजिर के तौर पर काम कर रहे सुनील कुमार शर्मा की पिटाई की थी, जिसके बाद सुनील कुमार को अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में 2 अप्रैल को एसडीएम समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से लालगंज ही नहीं बल्कि पूरे सूबे के कलेक्ट्रेट स्टाफ में इस पर सख्त नाराजगी है। इसी के तहत सूबे के तमाम कलेक्टर स्टाफ ने आज हड़ताल करके कामकाज को बंद रखा और इंतजामिया से मांग की कि जल्द अज जल्द मुलजिमीन की गिरफ्तारी की जाए। जानते हैं जिला प्रतापगढ़ में तहसील लालगंज में हमारे एक साथी नायब नाजिर श्री सुनील कुमार शर्मा, जिसको उसके एसडीएम द्वारा बेदर्दी द्वारा मारा गया, डंडों से पीटा गया और पीटने के पश्चात उसकी तबीयत खराब हुई और जिला अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई। 3 दिन बीतने के बाद भी शासन के द्वारा उसके विरुद्ध, उस एसडीएम के विरुद्ध, उस दोषी एसडीएम के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जब प्रांतीय स्तर पर हमारा संगठन ने इसमें हस्तक्षेप किया तो
परसों रात उसके विरुद्ध FIR दर्ज हुई, परंतु अभी तक गिरफ्तारी नहीं और शासन का कहना है वो फरार है। साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद की जायदादों को मुनहदिम करने के बाद अब योगी हुकूमत ने उनके छोटे भाई और साबिक MLA खालिद अशरफ की जायदादों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के धोमनगंज में वाक़ खालिद अशरफ की ज़ेर तामीर हाउसिंग सोसाइटी को योगी हुकूमत ने बुलडोजर के जरिए निशाना बनाया है। तकरीबन 150 बीघा जमीन पर मुश्तमिल ज़ेर तामीर मकानात और दीवारों को मुनहदिम कर दिया गया है। मकामी इंतजामिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि खालिद अशरफ और उनके करीबी साथी गैर कानूनी तरीके से कब्जे की गई जमीन पर मकानात तामीर कराने का काम कर रहे थे। इंतजामिया ने जमीन को अपनी तहवील में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि खालिद अशरफ कई संगीन मुकदमात के तहत इन दिनों जेल में बंद हैं। चिन्हित क्या जो कार्रवाइयाँ अधूरी रह गई थी पूर्व में उनको किया जाना है। शासन की सरकार की मंशा के अनुरूप उसको किया जाना है और कोई भी इस सरकार का स्पष्ट निर्देश है, कोई भी सामान्य और जनसामान्य और वो कार्रवाई से पीड़ित नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। जो माफिया हैं, जो हिस्ट्री सीटर हैं, अवैध रूप से कमाई करके अवैध रूप से जो है लोगों को परेशान करके इस प्रकार के निर्माण जो है अवैध निर्माण किए हुए हैं और अपने हनक और शासन अपने हनक और उसका उपयोग करते हुए उसके बल पर किए हुए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। गाजियाबाद में मुनक़िदा कंडी महायज्ञ में दिल्ली के रहने वाले आमिर ने हिंदू मजहब इख्तियार किया और अपना नाम अभय रखा। त्यागी महासभा के सदर धर्मेंद्र त्यागी ने बताया कि आमिर गैर शादीशुदा हैं और वेल्डिंग का काम करते हैं। खुद को आमिर कहने वाले नौजवान ने कहा कि उसके आबा अजदाद सनातन धर्म से थे। जब वो पैदा हुआ तो वो नहीं जानता था कि वो क्या है और क्या नहीं है। उस वक्त उसे बताया गया कि वो दूसरे मजहब से है। जब वो बड़ा हुआ और तालीम हासिल की तो उसे मालूम हुआ कि वो सनातन धर्म से है। वो सनातन धर्म में यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया, वो रजाकाराना तौर पर सनातन धर्म को अपना रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें नहीं बतलाया गया कि हम हिंदू बने या मुसलमान। इसमें हमारी भी चॉइस होनी चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं। हम जिस घर में पैदा हुआ हमें वो बना दिया। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं मुसलमान बनूं। मेरी इच्छा ये है जो हमारे पूर्वज जो करते थे हम वो रहें, जो कि सनातन धर्म था। मैं सनातन धर्म में वापसी आना चाहता हूँ अपनी मर्जी से, किसी से जोर जबरदस्ती नहीं। ना मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की ना किसी से। इनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी और इन्होंने बड़े ही मनोभाव से आस्था के साथ जो हिंदू संस्कृति है उनको समझा, उसको जुड़ने का प्रयास किया। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो गया है और 2 साल की पाबंदियों के बाद इस बार रमज़ान मुबारक के महीने में मसाजिद में नमाज और रात को तरावी की इजाज़त दी गई है। रमज़ान का महीना और बाजार भी देर तक खुलेंगे। इस मामले पर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट का क्या इंतजाम है, हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना से खुसूसी बातचीत की है। रमज़ान के महीने की शुरुआत हो गई है और 2 साल की पाबंदियों के बाद जिस तरह से इस बार रमज़ान में तरावी और इबादतों का दौर शुरू हो गया है, मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जिसके लिए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे साथ पुलिस कमिश्नर कानपुर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। देखिए, पूरे कमिश्नरेट में करीब 365 मस्जिद हैं जिनको चिन्हित किया गया है और करीब 15 ईदगाह हैं। हमारे द्वारा हमारे सभी ACPs ने पीस कमेटी की मीटिंग कर ली है, लोगों से वार्ता कर ली है, जो दिशा निर्देश थे उनको बता दिए गए हैं। कोई भी नई प्रथा शुरू नहीं की जाएगी और लोगों को जो पूर्व में जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था उसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जगह पर हम लोगों ने हॉटस्पॉट्स भी चिन्हित किए हैं जहां पर संभावना पूर्व में कुछ घटनाएं घटित हुई थी या थोड़ा तनाव का माहौल था, उन जगहों पर एक पिकेट्स लगाई जा रही हैं। तो त्यौहार को बड़े सकुशल तरीके से संपन्न कराया जाएगा। किसी प्रकार की अभी तक कहीं पर कोई किसी तरीके की समस्या नहीं आई है। सर, खास तौर से जो जुम्मे पढ़ते हैं रमज़ान के समय में, उसमें बाहर जो नमाजें होती हैं उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? खास करके जो यतीम खाने की मस्जिद है, सबसे बड़ी नमाज यहाँ पर होती है, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, वहाँ के लिए हम अतिरिक्त जो पूरे कमिश्नरेट का फोर्स अतिरिक्त फोर्स लगाएंगे। हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है नगर निगम से वार्ता करके कि जो इस तरीके के बाड़े हैं।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने वज़रा को 100 दिनों के अंदर अपने लाए अमल मुरतब करने की हिदायत दी है। काबीना में शामिल वज़रा को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। आवाम के मसाइल सुनने और अपने अपने महकमों में आवाम के मतलूबा काम पूरा करने की हिदायत जारी की गई है। गाजियाबाद के रहने वाले नरेंद्र कश्यप को आज़ाद इंचार्ज बनाया गया है और आवाम के बहबूद के लिए काम करने की तलकीन की गई है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा स्पष्ट है। वो चाहते हैं कि जिस मंत्री को जो विभाग आवंटित हुआ है वो पूरे मनोयोग के साथ अपने मंत्रालय के कार्य को करके जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को निश्चित करे। तो मैं भी अपने दोनों विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर 100 दिन के रोड मैप पर तैयारी शुरू कर दी है और हमने इंश्योर कर रहे हैं हम इस बात को कि हमारे विभागों के माध्यम से, जो कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों की संख्या 52% से अधिक है, चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो, प्रतिपूर्ति का मामला हो, बच्चों की शादी का मामला हो, जो भी शासन से अनुमान योजनाएं हैं उनका अधिकतम लाभ पिछड़े वर्गों तक पहुंचे। मेरठ के थाना खरखोदा इलाके में मौजूद साबिक वजीर यूपी हुकूमत हाजी याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 5 रोज कबल फैक्ट्री पर छापे के दौरान 60 क्विंटल गोश्त पुलिस ने बरामद किया था। पुलिस के मुताबिक छापे में बरामद गोश्त की गैर कानूनी तौर पर पैकेजिंग का काम किया जा रहा था। 2 साल कबल फैक्ट्री पर सील के बावजूद मीट पैकेजिंग का काम अंजाम दिया जा रहा था। बरामद गोश्त के सड़ने से बीमारी फैलने के खतरे को पेश नजर रखते हुए आज जेसीबी से गड्ढा खोदकर गोश्त को तल्फ करने की कार्रवाई अमल में लाई गई। पाया गया है वहाँ वो सब पेरिशेबल कमोडिटी है, तो इसलिए इसको पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उसको हमें शीघ्र निस्तारण भी कराना पड़ेगा। तो इसके लिए सक्षम न्यायालय से अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देश भी प्राप्त किया गया है और संबंधित विभाग द्वारा इसको कोरोना के बाद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो तालीमी सरगर्मियां ऑनलाइन मोड में शुरू हुई थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता ऑफलाइन मोड में आती जा रही हैं। एएमयू कैंपस को मरहलेवार खोलने का सिलसिला जारी है। जहां पहले यूनिवर्सिटी ने पहले मरहले में रिसर्च और पोस्ट ग्रेजुएट सतह की क्लासों को खोलने का ऐलान किया था, वहीं अब 11 अप्रैल से 2nd और 4th सेमेस्टर की क्लासों को खोलने का ऐलान किया गया है। एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने बताया है कि तकरीबन यूनिवर्सिटी खुलने की तरफ गामजन है। यूनिवर्सिटी के स्कूल भी पहली क्लास से 10वीं क्लास तक 18 अप्रैल से खुल जाएंगे और ईद के बाद यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से तालीमी सरगर्मियां ऑफलाइन मोड में आ जाएंगी। कि इंजीनियरिंग कॉलेज की जो 2nd सेमेस्टर है और 4th सेमेस्टर है बीटेक की, वो सब ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी 11 अप्रैल से। और इंजीनियरिंग कॉलेज का 2nd सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएशन का यानी एमटेक का 2nd सेमेस्टर वो भी 11 तारीख से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक बड़ा फैसला ये हुआ कि अब जितनी भी 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम क्लासेज जो शुरू होंगी वो सब ऑफलाइन शुरू होंगी, वो ईद के बाद से शुरू। मुस्लिम एसोसिएशन के ज़रिए इंतज़ाम हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल के काम में समाज दुश्मन अनासर की जानिब से खलल डाला जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे खौफ व हिरास में हैं। हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल सबा खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि मुस्लिम एसोसिएशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी बीएसपी लीडर अब्दुल हसीब अपने लोगों को आगे लगाकर स्कूल के तदरीसी काम में मुसलसल खलल डाल रहे हैं, हंगामा आराई कर रहे हैं। पुलिस अफसरान से मीटिंग करके स्कूल में सिक्योरिटी के इंतजाम को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है। 2-3 दिन पहले अब्दुल हसीब जो कि निष्कासित महामंत्री है, उसने करीब 11 बजे अपनी बीवी हूर जहां, साथ में अपनी 2 भाभियां और अपनी बहन और अपने कुछ कर्मचारी, जिसमें उसकी एक स्टाफ नर्स मुमताज़ भी थी, आके स्कूल के माहौल को, उसकी शांति को ख़राब किया, डिस्टर्ब किया। स्कूल में प्रैक्टिकल प्रतापगढ़ में सीनियर नाजिर सुनील कुमार शर्मा का पीट कर कत्ल मामले में मुलजिम एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम यादव की गिरफ्तारी और मकतूल के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे के मुतालबे को लेकर आज यूपी में सभी कलेक्ट्रेट मुलाजमीन हड़ताल पर रहे। मेरठ में भी यूपी मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट मुलाजमीन संघ के बैनर तले सभी कलेक्ट्रेट मुलाजमीन आज 1 दिन की हड़ताल पर रहे और जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने एहतजाजी धरना देते हुए अपने मुतालबात पेश किए। प्रतापगढ़ जनपद प्रतापगढ़ में एक जघन कांड हुआ है। एक हमारे साथी को जो नायब नाजिर के पद पर वहाँ कार्यरत हैं तहसील लालगंज में, वहाँ के एसडीएम ने 30/3 में उनकी घर पर जाकर शाम को पिटाई करी और इतनी पिटाई करी कि उनको जो है हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और इस इलाज के दौरान 2 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। तो
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मुल्क में अपनी नौयत के पहले अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड रोबोट मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से कई टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने अपने तैयार करदा मॉडलों को पानी के अंदर उतारा और तय ज़ाब्ते के मुताबिक मुकाबलों में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि पानी के अंदर इंसान बआसानी होने वाली हरकत पर नजर नहीं रख पाता है। ऐसे में इन तैयार करदा मॉडलों से पानी के अंदर होने वाली हरकत पर बआसानी नजर रखी जा सकेगी। इस मुकाबले में तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और AMU की टीमों ने हिस्सा लिया। हम लोग रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल्स का कंपटीशन करा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम नेशनल लेवल कंपटीशन हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे जो है 5 टीम्स हैं। 4 टीम्स जो हैं बाहर से आई हुई हैं, एक होम टीम है। कानपुर की हाई प्रोफाइल आंचल खरबंदा की मौत के मामले में अब आंचल ग्रोवर की वालिद पवन ग्रोवर ने अपनी जान को खतरा बताया है और पुलिस कमिश्नर विजय सिंह को दरख्वास्त दी है और पूरे खानदान को जान को खतरा बताया है, जिसके बाद फौरी तौर पर पुलिस कमिश्नर के हुक्म पर 2.5 साल अयाश की सिक्योरिटी के लिए 24 घंटे 3 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। अयाश की हिफाजत के लिए इन पुलिस एहलकारों को पवन ग्रोवर की काकदियों में वाक़ रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। बेटी का 2.5 साल का बेटा है, जो मेरी बेटी की आखिरी निशानी है। उसकी सुरक्षा के लिए मैंने कमिश्नर साहब को पत्र लिखा था। उन्होंने मेरे बेटे की मेरे बेटी के बेटे को सुरक्षा के लिए एक गनर और 3 पुलिस कर्मियों को हमारे घर में तैनात किया है 24 घंटे के लिए। और हम भी चाहते हैं कि जो 5 आरोपी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरें बिहार से।